नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में पिछली कक्षाओं के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए औद्योगिक क्रांति के ऊपर ही चर्चा करेंगे। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति पर चर्चा की थी। यह औद्योगिक क्रांति विषय इतिहास, विश्व इतिहास से संबंधित है और स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल है। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने इस औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने जाना कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, यह क्रांति किस रूप में आई, इसके शुरू होने के क्या कारण थे। दूसरी कक्षा में हम लोगों ने जाना कि यह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई, यह इसका उदय इंग्लैंड से क्यों हुआ, इंग्लैंड में सबसे पहले यह क्रांति क्यों हुई। तो अब हम लोग इतनी बातों को समझ गए हैं कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए, मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहले की कक्षाओं में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह क्रांति इतनी व्यापक थी कि इसने मानव जीवन के हर एक अंग को प्रभावित किया। हर एक अंग कहने से मतलब है कि जीवन के सारे विषयों को इसने छुआ, सारे विषयों को प्रभावित किया, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, बौद्धिक हो, दार्शनिक हो, जो भी थे हमारे जितने विषय हैं सभ्यता संस्कृति से संबंधित, इस क्रांति ने किसी को अछूता नहीं छोड़ा, बल्कि सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाला। इस अर्थ में यह मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जानी जाती है, जिसने इतना दूरगामी प्रभाव डाला। तो हम लोग अपने चर्चा की शुरुआत इसके आर्थिक प्रभाव से करते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई तो इसका आर्थिक रूप से क्या परिणाम हुआ, क्योंकि यह शुरुआत इसकी तो अर्थव्यवस्था से ही हुई थी। उत्पादन के तौर तरीक़ों में बदलाव, उत्पादन के तकनीक में बदलाव, यहीं से यह क्रांति शुरू हुई थी। मतलब इसका मूल विषय जो था वो अर्थव्यवस्था से संबंधित था, खासकर उत्पादन व्यवस्था से संबंधित था। तो हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव से ही करते हैं कि अपने आर्थिक प्रभाव में इसने क्या क्या असर छोड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के पहले वस्तुओं का निर्माण लघु या कुटीर उद्योगों की सहायता से होता था, जिसमें हाथ की प्रमुखता थी। मतलब श्रम संसाधन में हाथ जो थे वो सबसे प्रमुख भूमिका अदा करते थे। अब हम लोग पाते हैं कि औद्योगिक क्रांति में हाथ गौण हो गए और मशीन प्रमुख हो गए। मतलब मशीन की भूमिका बढ़ गई और मशीन की क्षमता भी बढ़ गई। तो मशीन से उत्पादन की क्षमता बढ़ने का असर यह हुआ कि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। पहले जहाँ जो चीज़ें सीमित मात्रा में बनाई जाती थी, लंबी अवधि में बनाई जाती थी, उत्पादन कार्य धीमा होता था, वो अचानक से बदल गया। उत्पादन कार्य काफ़ी तेज़ हो गया और उत्पादित वस्तुओं की मात्रा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होने लगा। तो इसका असर यह हुआ कि उत्पादन जितना तेज़ी से बढ़ा तो अतिरिक्त उत्पादन या उत्पादन जब होगा तो वह क्या करेगा, उपभोग को पैदा करेगा, क्योंकि उत्पादन उपभोग के लिए ही होता है। तो जब उत्पादन होगा तो वह उपभोग को प्रेरित करता है। तो इस तरह उत्पादन और उपभोग की, जब उत्पादन की शुरुआत हुई, उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, तो उपभोग के तौर तरीक़ों में भी इसने अपना असर डाला। तो आर्थिक रूप से इसने उत्पादन के तौर तरीके बदल दिए, उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई और इस असाधारण वृद्धि ने पूंजी निर्माण की क्षमता को, पूंजी निर्माण की दर को बढ़ा दिया, क्योंकि व्यापार वाणिज्य में तेज़ी आई। जब वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसे बेचने के लिए बाज़ार का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, बाज़ार के
का भी विकास करना पड़ेगा। बाजार अर्थव्यवस्था में भी तेज़ी से विकास हुआ। परिणामतः व्यापार की गति ही बदल गई। व्यापारिक गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी आई। दूसरा इसका परिणाम हुआ तेज गति से शहरीकरण हुआ। शहरी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूल रूप से अंतर यह है कि गांव की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान होती है और शहरी अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रधान होती है, बाजार प्रधान होती है। आज भी हम लोग देखें तो गांव में कृषि की प्रधानता होगी और शहर में देखें तो वो विक्रय स्थल या उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, चाहे वहाँ व्यापार कर्म ज़्यादा होता है या उत्पादन कर्म ज़्यादा होता है। बाजार भी उसी जगह पनपते हैं जहाँ अगल बगल में उत्पादन कार्य होते हैं, ताकि उस उत्पादित पदार्थ को आसानी से बाजार तक लाया जा सके, जो विक्रय के लिए, बेचने के लिए उपस्थित हो सके। तो उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई? मशीन के निर्माण के कारण हुआ, मशीनों की उपलब्धता के कारण हुआ। और ये कल कारखाने जिस जगह बनाए गए उस जगह पर लोगों की बस्तियां धीरे धीरे बसने लगी, क्योंकि जो कर्मचारी, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करने लगे वो अब फैक्ट्री के अगल बगल के हिस्सों में रहने लगे। धीरे धीरे वहाँ बाज़ार का विकास होने लगा, क्योंकि उत्पादित पदार्थ को बेचने के लिए स्थान चाहिए। और जैसे जैसे जनसंख्या वहाँ बढ़ती गई उस तरह बाज़ार का विकास होने लगा। तो इस तरह उत्पादन केंद्रों के अगल बगल में शहरों की संख्या बढ़ने लगी। हर उत्पादन केंद्र जो है वो धीरे धीरे अपने अगल बगल में शहर को पैदा करते गए। तो इस तरह उत्पादन और बाज़ार का विकास हुआ, और जैसे जैसे इसका विकास हुआ वैसे वैसे शहरों का भी विकास होता गया, मतलब कि शहरों की संख्या भी बढ़ती गई। गांव में जो अतिरिक्त श्रम शक्ति थी, जो बेरोजगारी थी, या जो अतिरिक्त श्रम बैठा हुआ था, वो रोजगार के लिए इस उत्पादन इकाई या इस बाज़ार की ओर आ गया, और धीरे धीरे बाज़ार की जनसंख्या में वृद्धि हुई, बसावट में वृद्धि हुई, बसावट सघन होती गई और शहरीकरण तेज होता गया। तो औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह हुआ कि पहले जो गांव के रूप में छोटे छोटे क्षेत्र बढ़ते थे, आत्मनिर्भर इकाइयाँ थी, वो सारी टूट गई और शहरीकरण होने लगा, शहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होने लगा। तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। बैंकिंग का मतलब होता है कि वह स्थान जहां मुद्राओं का लेन देन किया जा सके, मुद्राओं के प्रचार प्रसार में सहजता हो, मुद्राओं को सुरक्षित रखा जाए, मुद्राएं हमेशा लेन देन के लिए उपस्थित की जा सकती है, ऋण की उपलब्धता हो सकती है, तो इस स्थान को बैंक कहा जाता है। तो जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य में विकास हुआ, व्यापारिक गतिविधियाँ तेज हुई, वैसे वैसे बैंक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती गई। और मुद्रा प्रणाली का विकास का मतलब हुआ कि ऐसी मुद्राओं का प्रचलन किया जाए जो लेन देन में स्वीकार हो, सस्ती हो और अपना मूल्य सुरक्षित रखने में सक्षम हो। तो व्यापार वाणिज्य में तेज़ी ने मुद्राओं और बैंकिंग व्यवस्था के विकास को भी तेज़ किया। आज आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा और बैंकिंग सबसे प्रमुख रीढ़ के रूप में है। यह रीढ़ का काम करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा या बैंकिंग का फेल हो जाना अर्थव्यवस्था का फेल हो जाना माना जाता है, अर्थव्यवस्था लुढ़क जाना माना जाता है। अगर बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो यह बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली जो है यह औद्योगिक क्रांति की ही देन है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो व्यापार वाणिज्य में तेज़ी आई, उसके कारण बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली में भी सुधार हुआ, इसका विकास हुआ और आगे चलकर अर्थव्यवस्था की ये बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गए। औद्योगिक क्रांति से ऐसा नहीं था कि सारे अच्छी चीज़ें ही शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ बुरी चीज़ें भी शुरू हुई, जैसे आर्थिक शोषण की शुरुआत।
आर्थिक शोषण का मतलब यह है कि हम किसी व्यक्ति को उसके श्रम के एवज में उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं, मतलब उसके श्रम का उचित मूल्य नहीं देते हैं। अपने लाभ में उसका जो हिस्सा होना चाहिए उस हिस्से को काट लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। इसे कहा जाता है आर्थिक शोषण। तो अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे मानवीय श्रम का महत्व घटता गया और मशीनों का महत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे मानव के मूल्य में भी कमी आती गई और जो पूंजीपति कारखानों की सहायता से उत्पादन की इकाइयों पर अपना स्वामित्व रखकर बेहिसाब मुनाफा कमाते थे, वे अपने मुनाफे को, अपने लाभ को बांटने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि लाभ का बहुत छोटा हिस्सा श्रम को, मतलब अपने कर्मचारियों को, अपने श्रमिकों को देने लगे। चूँकि श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध था और मशीनों का महत्व बढ़ रहा था, इसी कारण से सेठ साहूकार, उत्पादनकर्ता, पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्गों का शोषण करने लगा। इसके साथ साथ लघु और कुटीर उद्योग का विनाश भी इसके एक नकारात्मक परिणाम में रहा। जब व्यापार वाणिज्य तेज हुआ, औद्योगिक क्रांति तेज़ी से होने लगी, तो लघु और कुटीर उद्योगों का भी विनाश हो गया। लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं जो इसमें उत्पादन सीमित पैमाने पर किया जाता है, जिसमें उत्पादन की इकाई एक परिवार या कोई एक छोटा समूह होता है। तो ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के आगे नहीं टिक पाए, क्योंकि इनके उत्पादन की लागत बढ़ती गई और फैक्ट्री द्वारा, मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होती थी और मूल्य कम होते थे, जबकि लघु और कुटीर उद्योगों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं की गुणवत्ता एक समान नहीं रहती थी और उसके मूल्य भी ज़्यादा पड़ते थे। तो ये मशीनों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाए और धीरे धीरे इनका विनाश हो गया। तो लघु और कुटीर उद्योगों का विनाश बड़े उद्योगों के कीमत पर हुआ और ये अपना बाज़ार खोते गए और उन बाज़ारों पर बड़े बड़े मशीनों ने कब्जा करना शुरू किया। औद्योगिक क्रांति की एक प्रभाव यह भी रहा कि इसने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, अर्थव्यवस्था को मुक्त किया। पहले जो हम वाणिज्यवादी दर्शन में पढ़ते हैं या बुलियनवाद में पढ़ते हैं कि पूंजी पर जितना ज़्यादा पकड़ रहेगा, पूंजी जितना ज़्यादा संचित की जाएगी, वह उतना ही मजबूत देश बनेगा। तो औद्योगिक क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि पूंजी का संचय से ज़्यादा ज़रूरी है उत्पादन के रूप में पूंजी का इस्तेमाल। उत्पादक कार्यों में पूंजी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा लाभ होगा और बाज़ार को जितना ज़्यादा बंद रखा जाएगा, बाज़ार की गतिशीलता उतनी ही घटती जाएगी, व्यापार अवरुद्ध होता जाएगा। इसीलिए अगर औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना है, लाभ ज़्यादा कमाना है, तो बाज़ार को खोला जाए, जिसे हम लोग मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकारों के नियंत्रण से मुक्त, रोक टोक से, बंदिशों से मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था, जिसमें बाज़ार ही वस्तुओं के मूल्य को तय करे, बाज़ार ही वस्तुओं पर नियंत्रण रखे और इसमें अवरोधों की भूमिका कम से कम हो। तो औद्योगिक क्रांति मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। आज की कक्षा में हम लोग इसके आर्थिक प्रभाव पर चर्चा किए। अगले दिन फिर हम लोग इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।